हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर आपका स्टडी। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग डेली यानी 6:30 बजे शाम में ये 10 से 12 क्वेश्चन का सेट करते हैं, यानी 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम जितने भी है, जैसे रेलवे, जो भी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा साथियों, आप लोग तो जानते ही हैं कि कोरोना का अभी कहर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा मे बी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम लेना। तो आप लोग तैयारी रखते रहिए। और मैं इसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो जनरल साइंस का क्वेश्चन कराता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। या तो पहले रिपीटेशन रहता है क्वेश्चन पूछने का, या फिर आने वाले एग्ज़ाम जितना भी है साथी, ये सब में आने की 100% गारंटी है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन फंसने वाला है। और अभी तक जैसे कि हम लोग यहाँ लगभग 500 प्लस क्वेश्चन यानी 500 प्लस क्वेश्चन इस सीरीज का कर लिए हैं। तो ये आते आते, और ये अल्टरनेट डे पे अभी मैं कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है आते आते 1000-2000 प्लस हो जाएगा क्वेश्चन। और इसमें साथियों भले 10 ही क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन ये 20 से 25 मिनट में आपको 40 से 50 क्वेश्चन का कंटेंट मिल जाता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है साथियों। कि आप अगर ऐसे डेली 10-15 मिनट 20 मिनट अगर देते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% श्योर है कि बना दीजिएगा, ठीक है। और आज तो और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा से मैं आपको बताने वाला हूँ। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और साथियों मैं कोशिश करूँगा अभी आज से, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि 1 मई, और अगर हो सके तो आप लिखते रहिएगा, 1 मई क्या है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस मनाया जाता है और आज मजदूर दिवस है 1 मई। तो ठीक है साथियों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साथियों, अगर यह वीडियो पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स एक बार तो ज़रूर शेयर कर दिया करें, या तो बीच में या फिर लास्ट को वीडियो देखने के बाद। और साथियों पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल सके, ठीक है सर। तो एक दिन 20 मिनट 25 मिनट देखिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो मेरा मेहनत है वो लाइक और ये जितने व्यू होता है, इसी से मेरा मेहनत ऊपर हो पाता है और खुशी भी मिलती है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो पाता है, ठीक है साथियों। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है निकेल, और ऑप्शन डी है पीवी प्लम्बी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा निकेल। यानी सबसे पहले हम लोग, जैसा कि ट्रेंड है कि सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद फिर डिटेल इसका बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, क्या होता है कि निकेल जो है, आंसर तो बोल दिया कि निकेल होता है। निकेल वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग लिया जाता है। यानी निकेल जो है यह कैटेलिस्ट के तौर पे, अंग्रेजी में इसको कैटेलिस्ट बोला जाता है, कैटेलिस्ट के तरह इसको ट्रीट किया जाता है साथियों। सबसे पहला तो ये। अब देखिए, उच्च दाब पर निकेल जो कैटेलिस्ट है, इससे उपस्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिवर्तित कर देता है। इतना ध्यान रखना। यानी कैटेलिस्ट के काम जो है यह इन रिएक्शन को फास्ट कराना या स्लो कराना है। तो इसमें रिएक्शन को फास्ट करा के कैटेलिस्ट जो है यह हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ये है। और साथियों ये पूछ सकता है कि सबसे पहले कैटेलिस्ट का यानी अभिक्रिया, कैटेलिस्ट जो है यानी फास्ट या स्लो रिएक्शन का प्रतिक्रिया किसने किया? तो ये बर्जीलियस ने किया था, ठीक है साथियों। कौन सा? यानी बर्जीलियस। कैटेलिस्ट का सबसे प्रयोग यानी अभिक्रिया किया बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। एक तो ये हो गया। और देखिए साथियों, एक होता है उत्प्रेरक विष, यानी कैटेलिस्ट पॉइजन जो होता है उसको क्या करता है साथियों, वो क्या करता है उत्प्रेरक विष, यह जो है जो रिएक्शन का जो होता है ना, उसका रिएक्शन का रेट कम कर देता है, या हो सकता है नष्ट कर देता है। यानी जो रिएक्शन हो रहा है, चल रहा है, उसको या तो जीरो या तो बहुत कम मात्रा में कर देता है, उसको पॉइजनस बोलता है, यानी कैटेलिस्ट पॉइजन या कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक विष कहते हैं, ठीक है साथियों। तो इतना डिटेल काफ़ी है इसमें, और इतना अगर आप याद रख लेंगे तो शायद कभी ना ये क्वेश्चन इस टाइप से छूटेगा। तो चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है साथियों, एक वस्तु पर
लगने के बावजूद, बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो, यानी विस्थापन क्या होगा। तो ये आंसर इसका ऑप्शन है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है शून्य। तो साथियों जैसा कि यहाँ पे हम शून्य लिखे, यानी कब होगा, बल यानी 0 होगा जब इसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, जैसे वर्क होता है, यानी यह वस्तु, जैसे यहाँ पे बोला है, यह वस्तु साइंस में बोला गया है कि किसी कार्य को आप कर रहे हैं या तो वहाँ से थोड़ा भी डिस्प्लेस आगे पीछे अगर नहीं हुआ तो वह कार्य 0 माना जाएगा, यानी वह कार्य जो है शून्य माना जाता है। तो जैसे इस पे फोर्स लगाएं F, और वर्क यानी कार्य बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि ये फॉर्मूला ही होता है साथियों। और हाँ, इसमें जो है था कॉस थीटा यानी कोसाइन इसमें आता है, वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा का रोल होता है। कभी कभी ऐसा सुने होंगे कि जैसे आप चल रहे हैं और आपके सिर पे कोई 10 kg का 50 kg का वजन रखा हुआ, तो उसमें वर्क फ्रेंड्स आप तो कर रहे हैं लेकिन साइंस के हिसाब से वो वर्क 0 है, चूँकि वह फोर्स 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर लग रहा है। तो 90 डिग्री के केस में कॉस 90 हो जाता है 0, तो यानी फोर्स भी, वर्क भी हो जाएगा 0, तो ये 0 वर्क माना जाता है जबकि आप वर्क कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन के यानी साइंस के अनुसार आपको चलना है, तो W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो मतलब वर्क तो 0 यानी कार्य 0 तो होना ही है। ठीक है साथियों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन ए है नेमेटोडा, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है ऑर्थोपोडा और ऑप्शन डी है मोलास्का। तो साथियों इसका आंसर देखते हैं पहले, यानी ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा मतलब होता है जिसके बहुत मल्टीपल जो लेग होते हैं, जैसे मकरा वगैरह जो आप लोग देखे होंगे, ये सब ऑर्थोपोडा के जंतुओं में आता है। और ये जो है साथियों, ये सबसे बड़ा समूह भी है ऑर्थोपोडा का। ठीक है, ये तो आंसर हो गया। अब देखिए इसमें जैसे कि पोरीफेरा है एक साथियों, इसके बारे में क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए पोरीफेरा जो है साथियों, यह तो पहले ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है यानी ग्रीक भाषा, यह ग्रीक भाषा है। अब देखिए पोरीफेरा को तोड़ा गया है, जैसे इसको तोड़ सकते हैं पोरस प्लस फेरी, पोरस प्लस फेरी, तो इसको पोरीफेरा बोला जाता है। अब देखिए पोरस मतलब होता है साथियों छिद्र, यानी छिद्र, छिद्र जो है यह मिलकर बना होता है, यानी इसका अगर मीनिंग निकालें पोरस फेरा का, तो ये हो जाता है छिद्र धारक। ठीक है साथियों, ये होता है पोरीफेरा। अब इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। पोरीफेरा का अगर पूछ देगा कि पोरीफेरा का शब्द का सबसे प्रथम कौन सा उपयोग किया, तो रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। ठीक है, और इस संघ के जंतु जो होता है यह स्पंजी कहा जाता है, इसको स्पंज भी कहा जाता है, स्पंजी टाइप भी कहा जाता है इस तरह के जंतुओं को। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। क्या है, परमाणु बलों की सिद्धांत की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है जे.सी. बोस, ऑप्शन बी है हिडेकी हुबाका, ऑप्शन सी है जे थॉमसन और ऑप्शन डी है एन.एस. बोस। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिडेकी हुबाका ने। क्या है, हिडेकी हुबाका। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज कौन किया था, हिडेकी हुबाका ने। ठीक है, अच्छा आप पूछ देता कि परमाणु संरचना का खोज किसने की, तो साथियों ये हो जाएगा जॉन डाल्टन, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए मैं अलग से लिख देता हूँ जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना का जॉन डाल्टन। और साथियों जैसे कि आप जानते हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु विखंडन, तो ये क्या है, ओटो होम। कौन सा है, ओटो होम ने किया था। परमाणु संरचना एक होता है साथियों परमाणु विखंडन और एक होता है परमाणु संरचना। तो साथियों परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, जो एटम ये जो होता है कौन सा, न्यूक्लियर बम जो होता है काम करता है, और एक होता है ये हाइड्रोजन बम जो परमाणु संलयन यानी परमाणु संरचना यानी फ्यूजन पे काम करता है। जैसे कि परमाणु ये हाइड्रोजन फ्यूजन जो आपके सूर्य में जो रहता है, वो हाइड्रोजन फ्यूजन के कारण वहाँ पे मतलब वो बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे टेम्परेचर आता है, हाइड्रोजन वहाँ पे संरचना होता है। ठीक है साथियों, ये होता है। अब चलते क्वेश्चन, अच्छा ये ऑप्शन देखिए जैसे जे थॉमसन, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो ये हो जाएगा जे थॉमसन।
अब अगर प्रोटॉन का बोल देगा तो लैंडस्टीनर है, और प्रोटॉन का नामकरण किसने किया तो वो होता है रदरफोर्ड। ठीक है, और एक था इलेक्ट्रॉन और एक था प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। हाँ, अगर न्यूट्रॉन का पूछ देगा तो किसने खोज किया तो ये हो जाएगा चिंडविक। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो ध्यान रखिए ही रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, अब चलते देखिए, एक बार रिपीट करते। इलेक्ट्रॉन का तो हम बता ही दिए थे, जे थॉमसन। ठीक है, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड इसका नामांकन किए। अगर नहीं ऑप्शन में रहेगा कोई तो रदरफोर्ड मार सकते, लेकिन इसका खोज लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, और एक कौन सा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बता दिया, तो न्यूट्रॉन का कौन सा है, चिंडविक ने है। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब इसका तो आंसर बता ही सकते हैं। यदि v अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। नियतांक यानी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट है तो इसको क्या कहा जाता है। तो साथियों जैसे कि v अपॉन आई आर, v इक्वल टू आई आर आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, v बराबर आई इंटू आर, यानी वोल्टेज बराबर करेंट इंटू रेसिस्टेंस होता है, और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, v बराबर आई, अगर ये बढ़ा तो आई को घटना पड़ेगा, अगर आई बढ़ा तो आर को घटना पड़ेगा, तो इसीलिए नियतांक बोला है इसको। अब देखिए v अपॉन आई बोला है, ये भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट यानी आर के बराबर होगा। तो देखिए इसमें क्या है, आंसर है ऐसा, देखते हैं। हाँ है, ऑप्शन डी जो है इसी तरह का है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। थोड़ा ऊपर कर दे इसको, क्या है, एक तत्व यानी एलिमेंट डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन ए है केवल एक डुप्लेट, ऑप्शन बी है केवल एक ऑक्टेट, और ऑप्शन सी है एक डुप्लेट या ऑक्टेट, ऑप्शन डी है एक हेप्टेट। तो साथियों डुप्लेट मतलब 2 होता है, ऑक्टेट मतलब 8 होता है, और यहाँ 2 8 और हेप्टेट मतलब 16 होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका आंसर तो पहले हो जाएगा एक डुप्लेट या ऑक्टेट, यानी एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो वह है एक डुप्लेट या ऑक्टेट। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए साथियों, इससे जब ये एलिमेंट का बात चला तो पीरियोडिक टेबल से बहुत सारा आपको फैक्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जैसे ऑक्टेट ये क्या है साथियों, ये भी जानते होंगे ऑक्टेट जो है यानी जब नेचुरल, ये कौन सा गैस है, यानी क्या बोल सकते हैं, अभिक्रियाशील जो ये निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस जो बोलते हैं, यानी 0 ग्रुप या 18 ग्रुप बोला गया। अभी मॉडर्न में 18 ग्रुप और 0 ग्रुप जो है या मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बोला गया था, इसी को बोला जाता है दोनों। ठीक है, तो इसको बोलता है निष्क्रिय गैस बोला जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा बोलता है कि ये पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन ऐसा अधातु है यानी नॉन मेटल है जो द्रवित अवस्था में रहता है, यानी नेचुरल ये जो टेम्परेचर प्रेशर है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो साथियों वो होता है ब्रोमीन। और यही टर्म कंडीशन में बोल देगा अगर धातु कौन सा है तो पारा यानी Hg, आप लोग सभी जानते होंगे, जो थर्मामीटर जो होता है टेम्परेचर मापने का यंत्र, उसमें जो डाला रहता है वो Hg मरकरी यानी पारा ही डाला रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने बताया कि ये जो है 0 और 18 को अच्छे इसको क्या बोलता है, निष्क्रिय गैस, और इसको सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग भी बोला जाता है, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग। ठीक है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में ये बोल देगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो होता है साथियों फ्लोरीन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है यानी हेलोजन ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। ठीक है साथियों, तो इतना है, आप याद रखें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वास्को डिगामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपियन था। साथियों सबसे पहला तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपियन यानी कौन था, तो वास्को डिगामा था। एक तो क्वेश्चन आप यहीं से यानी क्वेश्चन में ही आंसर आपको एक मिल रहा है कि वास्को डिगामा जो था भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपियन था।
ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए साथियों, वो उसका बात रहा आने का, तो कब आया था? 1498 में आया था, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। कब आया था? 17 मई, यानी जो अभी मई चल रहा है, आज से स्टार्ट जो हुआ 17 मई 1498 में आया था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, मैग्नीशियम रिबन को, क्या बोला? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होता है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। क्या बनाने के? यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होता है। सफ़ेद राख, देखिए साथियों, राख जो है उसका क्या उपयोग होता है? पानी में घोला जाता है तो क्या बनता है? तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हेलाइड्स, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऑप्शन सी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। तो साथियों, जब पानी में मिलाते हैं तो H2O, तो इससे H+ और OH- में टूटता है, तो साथियों कभी भी ये हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। तो इसका आंसर तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे सकते थे, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 8 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी क्या बनाएगा? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी उसका फार्मूला तो मैग्नीशियम MgOH2। ठीक है, MgOH2 यही बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया कि पानी में जैसे ही घोलिएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, ये तो आपको पता, क्वेश्चन से ही चल गया। अब देखिए इसका जो है ना साथियों, और पूछा जाता है कोई भी एलिमेंट का, जैसे ये मैग्नीज का मुक्ता क्या है, यानी और इसका अयस्क कौन सा? मैग्नीज का, जैसे कि जैसे MnO2 है। अब इसमें पूछ देता कि इसका किस में प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीज, ये MnO2 साथियों है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज जो है शुष्क सेल में किया जाता है। ठीक है, और इसका और पूछ देगा, मैग्नीज का मैं बता रहा हूँ, इसका और अगर पूछ देगा तो ये होता है पायरोलुसाइड, यानी मैग्नीज का और होता है पायरोलुसाइड। ठीक है साथियों, अब देखिए फिर से यहाँ आते हैं, यानी MgOH का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसका रंग पूछ दे तो श्वेत रंग होता है। ठीक है, और इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, यानी उसका देखिए आप क्वेश्चन फिर मैं शुरू से बता रहा हूँ, सफ़ेद राख जो निकलता है उसको पानी में मिलाने से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बनता है, MgOH बनता है, उसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, और श्वेत रंग होता है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर, अच्छा, और MgOH जो है साथियों, जब यहाँ OH है तो ये क्षार होगा, यानी इससे क्या है, प्रवृत्ति क्या है कि हाइड्रोजन OH- को रिलीज करने का। तो जब भी OH- कोई भी कंपाउंड, कोई भी रिएक्शन में OH- जो रिलीज करता है, तो वो हमेशा ये क्या होता है, ये क्षार होता है, यानी बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है साथियों, तो ये इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फसल के पौधों में, साथियों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये फसल के पौधों में वह समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं। क्या है? फसल के पौधों के वह समूह जो वनस्पति की पद्धति से उपजते हैं। ऑप्शन है आलू, पपीता और केला, ऑप्शन बी है गन्ना, आलू और केला, और ऑप्शन सी है मूंगफली, सहजन और काजू, ऑप्शन डी है प्याज, धनिया और नींबू। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, यानी गन्ना, आलू और केला। आलू केला तो ऊपर भी मिला था, लेकिन वहाँ पपीता के कारण दिक्कत हो गया, तो आंसर इसका गन्ना, आलू और केला होता है, यानी 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए सबसे पहले साथियों, जो घासों का अध्ययन होता है, जैसे ये सब घास, ये फल फूल का आया, तो घासों का अध्ययन जो होता है साथियों, ये होता है, उससे पहले ये हार्टिकल्चर यानी फल और फूल का जो अध्ययन होता है, ये सब जितने भी फल है इसको हार्टिकल्चर में ध्यान रखिए, यानी हार्टिकल्चर में इसका यानी उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी में जैसे अगर एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोला जाता, एग्रोएस्ट्रोलॉजी 2-3 अभी बोलते हैं जिसमें अध्ययन किया जाता है, ये तो उपजाने का विधि हार्टिकल्चर होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी ये घास भूसों का साथियों अध्ययन को कहा जाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ 2-3 एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए एक एस्ट्रोलॉजी होता है जो ज्योतिषी की बताता है, ज्योतिषी का अध्ययन जो करता है उसको एस्ट्रोलॉजी बोलता है,
और यहाँ एग्रोएस्ट्रोलॉजी है तो यह क्या करता है, घासों का अध्ययन किया जाता है इसमें। साथियों एक और होता है एस्ट्रोनॉमी, जो आकाश में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, क्या उसको बोलता है, एस्ट्रोनॉमी। और इसको जो अभी मैं यहाँ लिखा एग्रो एस्ट्रोलॉजी, इसको बोला जाता है। घास भूसों का अध्ययन जो होता है ये एस्ट्रोलॉजी में आता है। ये 3-4 एस्ट्रोलॉजी जो ये अध्ययन जो बताया इसको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्वों के गुण पहले के समान होता है? ऑप्शन ए है न्यूलैंड, ऑप्शन बी है मॉजले, ऑप्शन सी है डोवर्नियर और ऑप्शन डी है मेंडलीफ। तो साथियों ये पीरियडिक टेबल का क्वेश्चन है और मैं यानी लास्ट सेकेंड जो वीडियो मैं इस पे डाला हूँ तो उस पर शायद यानी आज तो यह 21वां लेक्चर है, 21st लेक्चर है आज, मैं 19वां में मैं ये पूरा डिटेल में पीरियडिक टेबल बताया हूँ। ठीक है साथियों, उस पर लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ में यहाँ भी बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो अभी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है यह मोसले के अनुसार है, यानी 1913 में मोसले ने दिया था, उन्हीं के अनुसार हम लोग और एटॉमिक नंबर के आधार पे है, तो इन्हीं के आधार पे हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं। और टोटल एलिमेंट बोल दे तो 118 है। ठीक है, और 118 में से अगर ये मेटलॉइड्स नॉन मेटल यानी 3 SPD और F ब्लॉक में बांटा गया है, अगर यही में मेटलॉइड्स बोले तो वो 7 है। ठीक है, और मेटल बोल दे तो 91 है, और इसी तरह से फिर 17 है नॉन मेटल और 3 जो है वो अननोन है। तो इस ये सब जोड़ के आपको मिल जाएगा 118, आप लोग जोड़ लीजिएगा। इतना मैं बता दें, ये सब क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना आपको कि ये सब क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद जो इसका क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर आता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो मैं बता ही दिया, अभी जो पीरियडिक टेबल चल रहा है मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोला जाता है और मोजले के द्वारा दिया गया था। इससे पहले मेंडलीफ के द्वारा यानी इससे पहले जो था वो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। डोवर्नियर ट्रायड्स सबसे पहले इन्होंने खोज किए थे और इसमें 56 एलिमेंट था और इनका रूल था कि हर पहला और तीसरा यानी पहला और तीसरा का सम अपॉन आधा करेंगे, यानी दोनों का एवरेज निकालेंगे तो दूसरा एलिमेंट यह दे देगा और यह सही बताएगा, जो कि यह फेल होने के कारण ये उसके बाद आया था न्यूलैंड ऑक्टेव। तो साथियों अगर बढ़िया से ध्यान रखिएगा तो इसी में आपको आंसर में मिल जाएगा। क्या है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्वों के अनुगुण? तो साथियों नाम ही इसका था न्यूलैंड ऑक्टेव यानी अष्टक, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो साथियों आपको आंसर भी यही है, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम ही यह खोजा था कि हर पहला और हर 8वां का गुण जो है साथियों वह सेम रहता है। इन्होंने भी किए थे, यानी 56 एलिमेंट शायद इन्होंने खोजे थे और उसमें यह 20 तक तो सही हो रहा था, उसके बाद ये यानी कि फेल होना शुरू हो गया, इसके बाद फेल हो गया। ठीक है साथियों, उसके बाद न्यूलैंड के बाद आए थे मेंडलीफ और उसके बाद आए थे मोजले, जो कि अब भी मॉडर्न पीरियडिक जो चल रहा है। ठीक है साथियों, तो आई होप इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा आपको और यह आज का लास्ट क्वेश्चन ही था। तो साथियों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करा करें साथियों। एक बार एटलीस्ट 1 टाइम तो कर ही दीजिए, जैसे लास्ट में अभी आप देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो अभी सप्ताह में 3 दिन हम लोग अभी इस पर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं इसको जैसे ही कोई एग्ज़ाम और आएगा तो मैं डेली कर दूंगा और कुछ स्टार्ट करूंगा, जैसे कि मैं इस पर प्रैक्टिस सेटेड वगैरह बहुत सारा कराया हूँ, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर ये MTS जो है, ये सब का मैं कराते रहूँगा सेट, ग्रुप D NTPC सबका मैं सेट कराऊंगा इस पर ज़रूर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले समय में आपको बहुत इससे लाभपूर्ण मिले। ठीक है साथियों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।